डेविल्स एडवोकेट के लास्ट एपिसोड में इसाकू अपने डीमन से अलग होकर एक जंगल में चला जाता है जहां पर जिसे फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस कहते हैं और वहां का एक डीमन लॉर्ड होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड फीनिक्स। वो वहां पर अपने एडवोकेट के साथ आता है जो कि बहुत ही जाइगेंटिक सा और एक बहुत ही मस्कुलर इंसान होता है जिसके हाथ में चेस पीसीज होते हैं और वहां पर आकर वो एक मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और अब वो इसाकू के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब आगे वहां पर जो इंसानों का एक अजीब सा मैश बन गया था उसे देखकर कहते हैं कि आखिरकार ये क्या बकवास चीज है और इसाकू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि इसने बस एक ही स्ट्राइक में उस चीज को खत्म कर दिया। वो अपने दूसरे चेस पीस को ढूंढता और कहता है कि अरे अच्छा तुम यहाँ पर थे, यहाँ गिर गए थे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बाद वो दूसरे चेस पीस को उठाता है और सीधा जंप करता है इसाकू की तरफ कि उसका सर कुचल दे उस चेस पीस से। और ये था 64th पीस ऑफ द बोर्ड। और इस टाइम पर इसाकू सोच रहा था कि दुनिया में मुझसे बेकार किस्मत किसी की नहीं हो सकती। ये सबसे बुरा इंसान है जिससे मैंने एनकाउंटर किया है, एक सुपर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से मैं इंजर्ड हूं। अब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार थे लेकिन तभी वहां पर वो लॉर्ड फीनिक्स या फिर डीमन आता है और उन दोनों के हथियारों को रोक देता और कहता है कि मैंने यहाँ पर डिस्गस्टिंग सेंट को स्मेल किया था जो कि ब्यून की है। मैं यहाँ तक अपना टाइम वेस्ट कर गया और मुझे बस यहाँ पर एक पिल्ला मिला है जो कि अपने माँ बाप से दूर हो गया है। और वो कहता है कि ऐसा कोई चांस नहीं है कि ब्यून अपने एडवोकेट को ऐसे ही अकेले घूमने देगा। लेकिन इस टाइम तक इसाकू तो अपने ब्लेड को चार्ज कर चुका था और वो हमला करता है पूरी स्पीड से। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो डीमन उसे एक हाथ से रोक लेता है और उसे कहता है कि वो ये तो बहुत डेंजरस था और कहते क्यों ना तुम अपनी ये यूजलेस तलवार मेरे एडवोकेट को बाद में दिखाओ। और इसाकू इस टाइम पर सोचता है यार ये हो क्या रहा है। और वहीं पर फीनिक्स का जो एडवोकेट होता है वो बड़ा मस्कुलर सा इंसान, वो कहता है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो, हटो यहाँ से, मुझे इसे खत्म करने दो। और उसे कहता है कि तुम्हें सच में सीखना पड़ेगा कि वेट कैसे करते हैं, कई बार सब्र का फल मीठा होता है। अब इसाकू से देखता और सोचता है कि अच्छा तो ये फीनिक्स है। और वो डेविल इसाकू की तरफ देखकर कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम ब्यून से खुद दूर भागकर यहाँ पर आए हो। और ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा हिलेरियस है कि ब्यून ने तुम्हें ऐसा कितना ही बुरा ट्रीट किया होगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए भी तुम्हें अपने पास नहीं रख पाया, या फिर तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर उससे दूर भाग रहे हो। आई बेट उसने कुछ ना कुछ ऐसा प्रिटेंड किया होगा कि उसने सब कुछ पहले से ही देख लिया था और तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए उसने ये सब कुछ यूज किया होगा। और अब इसाकू को पता चलता है कि ये ब्यून की एक आदत है कि वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो इसाकू का माइंड पढ़ पा रहा है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा था। इसके बाद वो अपने एडवोकेट पैश्किन को बोलता है कि सुनो, और वो एक्साइटेड हो जाता है, क्या मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, क्या मैं इसे अभी खत्म कर सकता हूँ। और वो फाइनली कहता है कि हाँ तुम इसे खत्म कर सकते हो, इससे पहले कि ब्यून यहाँ पर आए इसे खत्म करो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस पिल्ले को ही अपना फाइनल सैक्रिफाइस बनाना चाहोगे। और वो कहता है कि हाँ, ये एक प्रोसिक्यूटर था ना जब ये जिंदा था, इस जैसे प्रोसिक्यूटर्स ने ही मुझे जेल में फेंका था। और वहां पर इसाकू बिल्कुल तैयार था और अपने ब्लेड से पहला अटैक करता है और इसी के साथ वो सामने वाला एडवोकेट भी फाइट करता है, लेकिन इसाकू से डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम जैसे प्रोसिक्यूटर को ही मैं अपने चेस बोर्ड का फाइनल पीस बनाना चाहूंगा। और उसके एक ही अटैक से इसाकू की तलवार में क्रैक्स आ जाते हैं। वो बार बार उस पर अटैक करता है कि मर जा मर जा, और वो अपने ब्लेड से अपने आप को डिफेंड करता रहता है और सोचता है कि यार इस रेट पे मेरे पास कोई चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे मैं सिचुएशन को टर्न अराउंड करके अपने लिए फेवरेबल बना सकूं। लेकिन सामने वाला एडवोकेट गुस्से में पागल हो चुका था और वो चेस पीसेस जो कि बहुत ज्यादा मजबूत थे उससे इसे क्रश करने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अरे हाँ मैं ये कर सकता हूँ। वो स्माइल करने लग जाता और कहता है कि तुम कितने ज्यादा इग्नोरेंट और प्रिमिटिव हो, मतलब पुराने ख्याल के हो। और उसके बाद वो उसके डीमन को कहता है कि तुम्हारा नाम फीनिक्स है ना, एक नोबल मार्की जिसे प्रिसाइड किया जाता है आर्ट, साइंस, बाकी सारी चीजों के लिए। और तुम्हारा डीमन ऑफ डिस्कॉर्ड क्या है कि तुमने एक ऐसे एडवोकेट को चूज किया जो कि सिर्फ और सिर्फ लो आईक्यू अटैक्स पर रिलाय करता है, ब्रूट स्ट्रेंथ पर, जिसमें कोई दिमाग नहीं है। क्या इसीलिए तुम ब्यून को एक गोल्ड फिश की तरह, एक कुत्ते की तरह फॉलो करते हो? जो पिल्ला तुम मुझे कह रहे थे वो तुम हो। लेकिन उसका एडवोकेट ये सब कुछ नहीं सुनता, वो अब भी अटैक करने पर लगा हुआ। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारे लास्ट वर्ड्स काफी फनी हैं। और तभी वहां पर उस डार्क फॉरेस्ट का लीडर डीमन फीनिक्स वहां पर आता है और उससे मुंह से पकड़कर पीछे फेंक देता है और इसाकू से बात करने के लिए बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो जाता है। और वो कहते ही इग्नोरेंस का ऑपोजिट होता है एनलाइटमेंट, और मुझे बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या था। और वहां पर इसाकू अपना एक्ट शुरू करता है। वो कहता है कि वायलेंस पर रिलाय करना बस एक अनइंटेलिजेंट, प्रिमिटिव और होपलेस एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी है। और वहां से उस फीनिक्स का
एडवोकेट खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हें एक बात भी नहीं पता है कि लड़ना क्या होता है, फिजिकल पावर क्या होती है, तो तुम्हें क्या पता लोगों को मारना क्या होता है। और वो अपने उसी चेस पीस से कुछ पीने लग जाता है और कहता है कि तुमने आज तक कभी किसी को मारा भी है। और वहां पर इसाकू हंसते हुए कहता है कि अच्छा तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने कितने लोगों को मारा है। और वो कहता है कि काफी लोगों को, एक को तो मैंने तभी मारा था जब मैं यहाँ पर नर्क में आ रहा था, उसी दिन मारा था। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, और वो भी लीगली, बिना किसी रूल्स रेगुलेशन परमिट के। तुम जैसे क्रिमिनल की मारने काटने की हरकतें तभी खत्म हो जाते जब तुम पकड़े जाते हो, लेकिन मेरे शब्द, मेरी वर्डिक्ट, मेरी सेंटेंस सब कुछ एक अटैक की तरह काम करते थे जिससे इंसान खत्म हो जाते थे। मैं वो इंसान था जिसे गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि मैं अपने वर्ड्स से लोगों को हर्ट कर सकता हूं, उनकी जिंदगी डिसाइड कर सकता हूं। मैं एक प्रोसिक्यूटर था। और उसके बाद वो अपना बहुत ही कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि एक प्रोसिक्यूटर के तौर पर मैंने हर महीने 450 क्रिमिनल को सजा दिलवाई थी, वो भी 10 साल तक लगातार। ये एक एवरेज प्रोसिक्यूटर के वर्कलोड का डबल था, रफली 50,000 केसेस। और उसमें जो सबसे डिस्गस्टिंग क्रिमिनल्स होते थे उन्हें सजा मिलती थी। उसमें मैंने उन्हें फ्रेम किया था, एविडेंस फैब्रिकेट किया था, पब्लिक ओपिनियन को उनके खिलाफ कर दिया था और कुछ को तो खुद दफनाया था। और अब वो स्माइल के साथ उससे चिढ़ाते हुए कहता है कि आई वंडर मैंने अपनी जुबान से कितने ही क्रिमिनल्स की जिंदगी बर्बाद की है। और उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम जैसा इनकॉम्पिटेंट इंसान नहीं था जिसने सिर्फ और सिर्फ 63 लोगों को मारा और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता दी। इतने तो मैं एक हफ्ते में खत्म कर देता था। मैंने हर तरह के इंसान को सजा दिलवाई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान से। और ये होता है सबसे एफिशिएंट, सबसे एनलाइटनिंग तरीका किसी को मारने का। और उसके साथ साथ तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलती है, लोग तुम्हें पसंद करते हैं और दुनिया तुम पर ट्रस्ट करती है। और उसे कहते हैं कि तुम्हें जो करना था तुम वो नहीं कर पाए और तुम्हारी लाइफ बस एक मिजरेबल फेलियर है। और इस टाइम पर उस डार्क फॉरेस्ट का लीडर वो डीमन फीनिक्स सोचता है कि ब्यून तुमने सच में कमाल का एडवोकेट चूज किया है, मुझे भी ऐसा ही लॉयर चाहिए था। अब मुझे जेलसी हो रही है। लेकिन वो दूसरा एडवोकेट वो गुस्से से पागल हो चुका था और वो उसकी नसें उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वो कहता कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और सबसे पहले मैं तुम्हारी वो जबान खींच कर निकाल कर लेकर आऊंगा जिससे तुम इतनी बकवास करते हो। और वो गुस्से में पागल हो जाता है। और इसाकू यही चाहता था कि वो अपने दिमाग का यूज बिल्कुल ही ना करे, वैसे तो उसके पास है भी नहीं, लेकिन वो अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है जिससे वो एक चेस पीस की तरह बन जाता है और वो होता है पैशकिन का वॉर मोड। अब इसाकू वहां से भागने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना बेस्ट करना होगा। वो भागते उसके ऊपर आता है अटैक करने के लिए और वो कहता है कि बस तू अपनी जुबान चलाता रहे, तेरा मैं क्या करूंगा वो तुझे 2 सेकंड में पता चल जाएगा। जब वो पैशकिन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था, वो पुराना मॉन्स्टर जो अभी अभी गिर गया था, जो एक बकरी जैसा दिख रहा था, वो उठता है और पैशकिन पर अटैक कर देता है। और इसाकू को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, वो डीमन बिल्कुल सही टाइम पर जाग गया है। और वो इस ओपनिंग का यूज करता है छिपने के लिए और जंगल में जाकर छुप जाता है। और अब पैशकिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो प्रोसिक्यूटर मेरे हाथों से निकल गया है, अब तुम जिम्मेदारी कैसे लोगे। और उसके बाद उस मॉन्स्टर पर जो शीप जैसा दिख रहा था उस पर अटैक करने लगता है और उसे फिर बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब मुझे नहीं पता कि वो खत्म हो गया है या फिर जिंदा है, लेकिन फिर वो चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूं, भागो, तुम कहां तक भाग सकते हो प्रोसिक्यूटर। और इस टाइम पर वो इसाकू जो प्रोसिक्यूटर होता है वो कहीं पर छुपा हुआ होता है। वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल की वजह से मुझे भाग कर कहीं पर छुपना पड़ेगा। सच में मेरी जिंदगी कितनी पैथेटिक हो चुकी है। इससे पहले कि उसने अपनी पूरी पावर दिखाई थी और वो अपने वॉर मोड में आया था, उसके पास इतनी पावर थी कि वो मेरी तलवार को क्रैक कर सके, तो अब तो न जाने वो कितना ही ताकतवर हो गया होगा। और अभी मेरे दिमाग में एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं आ रही है जिससे मैं उसे डिफीट कर सकूं। और इस टाइम पर वो डिसाइड करता है कि अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे बस एंड्योर करना होगा और यहाँ पर रुकना होगा जब तक कि यहाँ पर किसी और डेविल का कोई और एडवोकेट यहाँ पर नहीं आ जाता जो इसे अपोज कर सके, जो इसे हरा सके। और फिर मैं उस सिचुएशन का फायदा उठाऊंगा। और उसी टाइम पर बारबेटोस और बेनी पार्कर वहां पर आ जाते हैं जिससे वो पहले लड़ रहा था। और बेनी वहां पर अपने डेविल के पीछे चल रही थी और वो कहती है कि क्लॉड, क्या ये वही जगह है जहां पर मेरे हाथ ठीक हो सकते हैं। और उसका डीमन कहता है कि हाँ, और दूसरा नाम, मेरा नाम क्लॉड नहीं है, और हाँ, जिस क्लॉड को तुम ढूंढ रही हो वो भी यहीं पर होना चाहिए। और वो कहती कि वाह रियली, मुझे उससे मिलना है। लेकिन उसका डीमन उसे ये नहीं बताता है कि वो किस हालत में होगा। और इस टाइम पर पैशकिन यहाँ वहां पेड़ों को तोड़ रहा था और कहता है कि बाहर आ और मर्द की तरह लड़, तू कायर है, कहाँ है तू।
और कहता है कि ये मेरा फाइनल ऑफर है, इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसके सामने कोई आता, उसे मारता और कहता है कि अरे तुम दूर रहो, मैं प्रोसिक्यूटर को ढूंढ रहा हूँ। और इसाकू उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कितना बड़ा इडियट है। और अचानक से उसके सामने लॉर्ड फीनिक्स आ जाता और कहता है कि बू। वो अचानक से डर जाता और चिल्लाने लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मुंह बंद रखो, अगर तुम नहीं चाहते कि पैशकिन तुम्हें ढूंढ ले तो मुंह बंद रखो। और उसे बताता है कि वैसे भी एक डेविल किसी भी प्रोसिक्यूटर को नहीं मार सकता और वो फाइट के बीच में नहीं आ सकता। तो इसाकू उससे पूछता है कि तो तुम्हें चाहिए क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा एडवोकेट मुझे ढूंढ ले और तुम मुझे मारने के लिए नहीं आए हो तो मेरा क्या काम है? और वो कहता है कि तुम सच में कितने ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर किसी चीज के लिए आया हूँ। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल ब्लंटली बात करूंगा और मुझे तुम पसंद आने लगे हो कि कैसे तुमने अपनी जबान का यूज करके उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था कि वो दूसरा डीमन उठेगा और तब वो उस पर अटैक करेगा। और तुम सच में कमाल के हो, तुम बहुत ज्यादा चार्मिंग हो, तुम झूठ को भी सच बनाने पर मजबूर कर देते हो। और वहीं दूसरी ओर वो कहता है कि किंग नंबर 1 होता है, तुम कहां पर हो? बेवकूफों की तरह यहाँ से वहां घूम रहा था। और उसी का जो डेविल होता है वो कहता है कि तुम देख रहे हो मेरे पथेटिक एडवोकेट को, उसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, उसका एक ब्रेन सेल था और वो भी वो खुद खा गया था। और वो कहता है कि अगर वो तुम्हें मार भी देता है तब भी तुम्हें क्या लगता है एक ऐसा इंसान जिसे चेस के रूल्स भी नहीं पता है वो कभी भी तुम्हारी या फिर ब्यून की एबिलिटीज को मास्टर कर पाएगा? नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस वो इन चेस पीसीज को यहां से वहां फेंकता रहेगा जैसा कि वो अभी कर रहा है जब तक कि वो मर नहीं जाता। लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं है, इस रेट पर वो बेवकूफ हम दोनों को ही मार देगा इससे पहले कि हम मिलेनियल फेस्टिवल को जीत सकें। और इसाकू से कहता है कि गेट टू द पॉइंट, जल्दी बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सारी बातें मुझे पहले से पता है, क्यों ना हम एक साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर ले और तुम ब्यून को चेंज कर दो मेरे लिए। और वो कहते हैं कि क्या ऐसी चीज पॉसिबल है? और वो कहता है कि ऑफ कोर्स पॉसिबल है, हम डीमंस को सिर्फ और सिर्फ वो फ्रैगमेंट एक्सचेंज करना है जो सोलोमन की रिंग से आया था। मुझे तुम्हारे सर्कमस्टांसेस नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल श्योरली पता है कि इस टाइम पर ब्यून यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ ले तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी के लिए तुम जाओ और उस बेवकूफ को अनकॉन्शियस कर दो ताकि बाद में जब ब्यून यहाँ पर आएगा तो हम फ्रैगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे। और इसाकू से कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें ट्रस्ट क्यों करूं? और वो कहता है कि तुम कितने ज्यादा सस्पिशियस हो। तो हम शुरुआत करते हैं अपने रिलेशनशिप के ट्रस्ट बिल्ड करने से। पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो उससे पहले कि मैं तुम्हें जज करूं। और उसे बताता है कि पैशकिन जब रैम्पेज पर जाता है तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स को भूल जाता है कि वहां पर क्या है क्या नहीं है। और जो बचपन में छोटा था उसके सर पर चोट लगी थी, उसके फ्रंटल लोब पर इफेक्ट हुआ था। और वो तुम चेस पीस देख रहे हो जो उसके लेफ्ट साइड पर है जहां पर कोई भी चेस पीस नहीं है, वो मेरे एडवोकेट का वीक पॉइंट है। और वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें अपनी वीक पॉइंट बता दी है, मेरा एडवोकेट मारा जाएगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। और इसाकू उससे पूछता है क्या ये सच है कि डीमंस झूठ नहीं बोल सकते? वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि डीमंस झूठ नहीं बोल सकते। और इसके बाद इसाकू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ। और उसके बाद वो सीधा जाता है पैशकिन के पास। अब उसे वीक स्पॉट पता चल चुका है और पीछे से पैशकिन का जो डीमन था वो कहता है कि इंसान कितने सिंपल होते हैं, अगर एक डीमन झूठ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। और वो मनी मन सोचता है कि पैशकिन का जो वॉर मोड है उसका जो किंग है वो उस लेफ्ट साइड पर छुपा हुआ है जहां पर तुम अटैक करने के लिए जा रहे हो। अगर वहां पर कोई भी अटैक होता है तो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मोड किंग मोड वहां पर आ जाएगा और उसके बाद वो तुम्हें खत्म कर देगा और पैशकिन की असली पावर्स रिलीज होंगी। और वो डीमन खुश हो रहा होता है कि मैं देखूंगा कि तुम्हारे चेहरे पर जो कंफ्यूजन होगी कि ये इतना ताकतवर क्यों हो गया है। और इस टाइम पर इसाकू का ब्लेड उसके वही उसी साइड पर पहुंच जाता है, लेकिन वो अचानक से एक फ्लिप करता है और उसका डीमन सोचता है कि ये क्या हो रहा है, उसने वहां पर अटैक क्यों नहीं किया, ये वो नहीं है जिसके बारे में हमने बात की थी। और वो उसकी गर्दन पर बैठ जाता है और उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो उन दोनों के बीच में हुई थी। और इसाकू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतने छोटे से झूठ पर मान जाऊंगा? एक रुकी प्रोसिक्यूटर भी इन सारे झूठ को देख सकता है। अब इसाकू अपने ब्लेड से उसकी गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से वो दर्द से चिल्लाता उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और फिर वो देखता है कि उसकी तलवार वहीं पर टूट गई थी उसकी गर्दन के पास ही। अब पैशकिन उसे कहता है कि यही एग्जैक्टली तुम्हें वर्दी बनाता है कि मेरे चेस बोर्ड को कंप्लीट करने के लिए तुम वर्दी हो एक किंग पीस बनने के लिए, और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अपना जरूर बनाऊंगा। और वो और ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसे कहता है कि तुम इसे अपना एक ऑनर कंसिडर करो कि तुम मेरे चेस बोर्ड में किंग बनने जा रहे हो। वो द किंगडम करके अपने शरीर से एक और बहुत बड़ा
कुछ निकालता और उसे एक वेपन की तरह यूज करता और कहता कि मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ दूंगा। और इस टाइम पर इसाकू सोचता है कि मैं उसे डॉज नहीं कर सकता, लेकिन तभी वहां पर कुछ होता और वो कहते कि ये क्या है, और वहां पर उसका डीमन आ चुका है। वहां पर ब्यून आता और कहता है कि तुम कहां चले गए थे, अरे क्या बात हो गई, अरे मुझे इग्नोर करो, मेरे बारे में मत सोचो और अपनी फाइट को कंटिन्यू रखो। वो दूसरा डीमन हैरान हो जाता है कि ब्यून यहाँ पर क्या कर रहा है, और ब्यून पीछे से कहता है कि मुझे अपने साथ इन्वॉल्व मत करो, मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। आखिरकार ऐसा एडवोकेट किसको चाहिए जो ऑर्डर्स को मानने से मना करे और बस ऐसे ही एमलेसली यहाँ वहां भटकता हुआ भाग जाए। और तो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी अपनी तलवार को तोड़ दोगे। और फिर ब्यून उसके और इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आई सपोज ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम हमेशा से एक स्लिक टॉकिंग सिविल सर्वेंट थे जिसने हमेशा यस मैन करते हुए अपने बॉसेस के पीछे घूमा है, इसलिए अब तुम शायद किसी की बात नहीं मानना चाहते। और तो और तुम बहुत ही अनक्रिएटिव हो, तुमने अभी तक इतना भी कष्ट नहीं उठाया है कि तुम अपने डीमन की एबिलिटीज को ढंग से कंट्रोल करना सीख सको, बस अपने दिमाग पर ही रिलाय करते रहते हो। और उसके ऊपर से तुमने अभी तक एज अ पेमेंट कि मैं तुम्हें ये ऑफर कर रहा हूं, तुमने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि तुम जीतने की कोशिश कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, मेरा बस स्कैम ही होता जा रहा है। और वो दूसरा डीमन देखकर सोचता है कि सच में इसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया, कितने शर्म की बात है। और उसके बाद ब्यून इसाकू के पास जाता और कहता है कि मैं बेवकूफ था कि मैं सोलोमन की उन नॉनसेंस बातों में आ गया, भाड़ में जाए ये मिलेनियल फेस्टिवल, इस इंसान को बस यहाँ से निकाल दो और कुछ नहीं। और ये बात वो कहता है फीनिक्स को और उसके एडवोकेट को कि इसाकू को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लॉर्ड फीनिक्स जो कि इस डार्क फॉरेस्ट का मास्टर है वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। और वो याद करता है कि 140 साल पहले ब्यून ही वो इंसान था जिसने डीमंस को हंट किया था, और तो और किंग ऑफ डीमंस, किंग ऑफ डेविल्स बाल को ऑलमोस्ट मार दिया था। और ये मेरे सामने कहना चाहता कि ये विलिंगली मरने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इसका एडवोकेट मारा जाएगा तो ये भी मारा जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहां पर इसाकू से कहता है कि ओए ब्यून, अगर मैं मारा जाऊंगा तो तू भी तो मारा जाएगा। और ब्यून उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ओ प्रोसिक्यूटर मरना नहीं चाहता, तुम पहले ही मर चुके हो। और इसाकू से कहता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। और ब्यून उसे कहता है कि तुम उस लड़की को ऑफर करो कि तुम उसे सैक्रिफाइस कर दोगे और उसके बाद इनको तो मैं चुटकी बजाते ये हरा दूंगा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उस टाइम पर इसाकू को अपनी बेटी की याद आती है जो कि बहुत ही स्वीटली उसका वेट करती थी। जब वो घर पर आता था वो कहती थी कि मैं जग रही थी क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे बात करनी थी। और एक बहुत ही होलसम फैमिली मोमेंट होता है जहां पर वो सब एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। और उस टाइम पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार में से किसी को भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मेरी एक इकलौती शर्त ये थी कि मेरी फैमिली जिंदा रहेगी, सेफ रहेगी, अगर ये मिलेनियल फेस्टिवल हम जीत जाते हैं तो। और मैं इस फेस्टिवल को जरूर जीतूंगा, तुम मेरा साथ दो या फिर ना दो,